नमस्कार दोस्तों, माँ हिंदी के साहित्यिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1। इसी कड़ी में हमने प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा, द्वितीय अध्याय ल्हासा की ओर और अब उसके बाद तृतीय अध्याय श्यामाचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। मुझे यह उम्मीद है कि आप सभी साहित्य का आनंद लेने के साथ साथ अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर रहे होंगे, इन अध्यायों से सीख रहे होंगे। तो आओ शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसमें पहले लेखक परिचय, उसके बाद मूल पाठ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब यह गद्य भाग समाप्त हो जाएगा उसके बाद इन सभी अध्यायों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक वीडियो हम बनाएंगे। एक क्या दो वीडियो बनाएंगे जिसमें लगभग अच्छे सवाल कवर हो सके। खैर ठीक है, लेकिन अभी हम आज के अध्याय पर फोकस करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। आज का हमारा अध्याय है श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। मानव विज्ञान में पीएचडी की, एक वस्तुनिष्ठ तो यही बन गया कि श्यामाचरण दुबे जी ने किस विषय में पीएचडी की, तो मानव विज्ञान विषय में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणीय समाज वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत 1996 में हुआ। 1922 में जन्म, देहांत 1996 में। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, उसके बारे में यहाँ ये चीज़ें आ रही है। आप इन्हें या एक कागज़ में लिख भी सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इन प्रमुख पुस्तकों को एक बार हम पुनः देख लेंगे कि कोई पुस्तक छूट न जाए या इसमें नाम हम दूसरे तरीके से याद ना कर ले, तो इसलिए पुनः एक बार इन पुस्तकों के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये प्रमुख समाज वैज्ञानिक थे, तो इसी से रिलेटेड इन्होंने ये सारी पुस्तकें लिखी हैं। आगे देखते हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन और समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बहुत बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। अर्थात इन्होंने जो भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों, भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेख रहे हैं। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे आज के लेखक श्यामाचरण दुबे जी के बारे में। अब हमारा जो मूल पाठ है उसके बारे में कुछ लाइनें हम पहले जान लेते हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है।
जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। अर्थात ये उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि हम गुणवत्ता को भूल करके केवल विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यही इस अध्याय का मूल विषय भी है। हम देखते हैं अब मूल पाठ को। उपभोक्तावाद की संस्कृति, आज का हमारा अध्याय जो चल रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके बारे में अब हम इस वीडियो में आगे इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। चाहे जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा ही होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कार कर देने वाली है। हर माह हर माह उससे नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय में देख रहे हैं। लेखक हमारे सामने जो विज्ञापन है उनके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या केवल हम विज्ञापन के कारण ही वस्तुएं खरीदते हैं, या हमारी आवश्यकता के अनुसार हम अपनी परचेजिंग पावर या इन परचेजिंग पावर के बारे में देख पाते हैं या नहीं है। केवल विज्ञापन के पीछे भागना ही हमारी आवश्यकता नहीं है, इसको लेखक यहाँ बता रहे हैं। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, इसको प्रतिष्ठा चिन्ह भी माना गया है। इन विज्ञापन या महंगी चीज़ों को खरीदना प्रतिष्ठा का सूचक माना गया है। आज महंगे कपड़े पहनना, महंगी चीज़ें खरीदना आपकी अमीर दिखाने का एक जरिया है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन दर्जन दो दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह
बुटीक खुल गए हैं, नए-नए डिज़ाइन और परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महँगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसमें यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख डेढ़ लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शायद ही शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो यहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि से निरंतर संगीत भी। देखिए, लेखक यहाँ पर कितने गहन विचारों में डूबा हुआ है और ये हमारे समाज की सच्चाई का वर्णन कर रहे हैं। और यह आप अपने आसपास भी ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे और यहाँ सच्चाई भी है कि हमें 5 स्टार होटल, 5 स्टार स्कूल, 5 स्टार सारी सुविधाएं हमें 5 स्टार चाहिए। घड़ी भी हमें महंगी चाहिए, कपड़े भी महंगे चाहिए, मोबाइल भी। आज तो इसमें मोबाइल का जिक्र नहीं है श्यामाचरण जी के अध्याय में, लेकिन आज मोबाइल भी हमें एक से एक महंगे चाहिए। तो सारी चीज़ें वही हमारे सामने घूम फिर कर आती है कि दिखावा और महंगाई से हम अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। और एक चीज़ तो इन्होंने हद ही कर दी है कि यूरोप और अमेरिका में भी यह चीज़ें हैं, शायद आप देख भी लें यहाँ भी, क्योंकि आप मरने के बाद आपकी कब्र के आसपास क्या माहौल हो उसकी भी आप व्यवस्था करके जा सकते हैं। तो इस अध्याय में आगे देखते हैं हम। कल भारत में यह भी संभव हो सकता है, अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। यह इस अध्याय की सच्चाई है कि विशिष्ट जन, जिसके पास अधिक पैसा है, पूंजीवादी वर्ग जो पैसे को बर्बादी के उसमें ले जाता है, तो विशिष्ट जन ऐसा कर सकता है। किंतु सामान्य जन, जिसके पास अपने भोजन की व्यवस्था भी सही प्रकार से नहीं हो पाती, वह भी इन महंगी चीज़ों की ओर ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में यही एक विज्ञापन की भाषा में ये लाइन आती है। वह लाइन इस प्रकार है, यही है राइट चॉइस बेबी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ सवाल पूछा है लेखक ने कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। देखते हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अस्मिता का मतलब पहचान। हम हमारी सांस्कृतिक पहचान के बारे में जिक्र करते रहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक पहचान ऐसी है, हमने सभी संस्कृतियों से मेल जोल बढ़ाया है और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। किंतु यहाँ लेखक यह अवश्य कह रहे हैं कि परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी परंपराएं हमारी घटी हैं, परंपराओं में कमी आई है और आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता, हमने दूसरे की बुद्धि पर विश्वास कर लिया है। हम स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, हमने दूसरों की बौद्धिकता को स्वीकार कर लिया है, तो बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं।
सांस्कृतिक उपनिवेश से तात्पर्य है जिस प्रकार अंग्रेज भारत में आए और भारतीयों पर शासन किया, तो उसके बाद जो अपना कल्चर, जो संस्कृति यहाँ लेकर के आए, उसी कल्चर को यहाँ पर उन्होंने भारतीयों की दिमाग में भी डाल दिया और वैसे ही हम कपड़े पहनते हैं, वैसा ही हम चीज़ें करते हैं। तो वो सांस्कृतिक हम उपनिवेश बन रहे हैं। यहाँ हमारे लेखक जी ये बता रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जैसा यूरोप और अमेरिका में होता है वैसा ही हम यहाँ करने का प्रयास करने लग गए हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते आ रहे हैं, झूठे प्रतिमान अपनाते आ रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपना उसे खोकर छद्म आधुनिकता से तात्पर्य है कि हमने फैशन को तो अपना लिया, लेकिन आधुनिक विचारों को हम नहीं अपना पाए हैं। आधुनिकता की समझ हम में केवल दिखावे की है, केवल फैशन की है, बाकी विचारों से हम आधुनिक आज भी नहीं हो पाए हैं। देखते हैं, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार की सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? कारण श्यामाचरण जी ने यहाँ बता दिए हैं कि उपभोक्तावाद हम कैसे दूसरे पाश्चात्य देशों के, पश्चिम के देशों का अंधानुकरण कर रहे हैं संस्कृति में, और इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ हमारे लेखक चिंतित हैं और हमें बता रहे हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य है, यानी वो नुकसानदायक चीज़ें हैं। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। लोग कंपटीशन में लग गए हैं कि मैं अधिक से अधिक दिखावा करूं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम में भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों को पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, अर्थात नैतिकता तो खत्म ही हो गई है, ये मान सकते हैं हम। आज बहुत कम लोगों में नैतिक मानदंड बचे हैं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। सभी अपना सोचते हैं। परोपकार वाली चीज़ें शायद अब बहुत ही कम बची हैं, किंतु हम इस अध्याय को पढ़ करके यह जरूर सीख ले सकते हैं कि हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है और हम क्या कर सकते हैं इस अध्याय को पढ़कर अपने जीवन में। क्या हम दिखावे की प्रवृत्ति छोड़ सकते हैं? क्या हम स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ को अपना सकते हैं? क्या हम पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका त्याग करके अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय से सीखने को मिलेंगी, और हम कितना कुछ कर पाते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर भी है। तो हम लौटते हैं पाठ पर ही। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? अर्थात अभी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं। और इस अध्याय की प्रासंगिकता आज पूर्णतः बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जिस समय ये लिखा गया है उसके बाद ये चीज़ें, जब हम इस अध्याय को आज 2022 में पढ़ रहे हैं, तब भी ये चीज़ें हमारे सामने सत्य बनकर के खड़ी हुई हैं। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी के वाक्य को हम देखेंगे कि हम हम अभी यहाँ से देखते हैं, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल गांधी जी यहाँ से
जो कह कर के गए हैं वह आज बिल्कुल प्रासंगिक है और यह सत्य भी है कि उपभोक्ता की जो संस्कृति है यह आज हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। लोग व्यक्तिवादी हो गए हैं, केवल अपना सोचते हैं और दिखावे में अच्छे अधिक ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन दिखावे में भी पीछे नहीं हटते हैं। दिखावे की संस्कृति प्रेमचंद जी के उपन्यास गबन में भी है कि वो किस तरीके से आभूषण और या फिर पैसा अतिरिक्त दिखाना चाहते हैं और उसके कारण वो किस परेशानियों में पड़ जाते हैं और वह उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। तो वही सारी चीज़ें आज हमारे समाज में हो रही हैं। श्यामाचरण जी के इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम इसमें किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख पाएंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस अध्याय से हम क्या सीख पाए यह भी हम ज़रूर विचार करेंगे, क्योंकि हर अध्याय के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। और जो खतरे का संकेत यहाँ किया गया है, क्या हम उस खतरे को टाल सकते हैं, ये सब हम और आप पर निर्भर करेगा मित्रों। इस वीडियो में आज इतना ही। अभी आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।